वेलकम फ्रेंड, युक्ति या इसकी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमरविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज 1 सितंबर है, तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोगों के लिए पीटी, प्रारंभिक परीक्षा, मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट कौन कौन से न्यूज़ है जो आपको यूपीएससी साथ ही साथ पीसीएस और जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड कवर करता है, तो उसे हम देखेंगे। उस पर हम उसके मेन टॉपिक सब टॉपिक पर बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को, यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और जो हमारे पुराने नए लिसनर हैं, व्यूअर हैं, हमारे दोस्त हैं, सभी लोग चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, साथ ही साथ लाइक और कमेंट करना ना भूलें। इससे इंटरनल मोटिवेशन मिलता है ताकि हम किस दिशा में जा रहे हैं यह हमें जानकारी होनी चाहिए। जो आप लोगों का डिमांड है उसके अनुसार न्यूज़ को सप्लाई किया जा रहा है या नहीं, यह बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यह भी महत्वपूर्ण है, आप लोग ज़रूर कीजिए। आप साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बहुत सा लिंक दिया गया है। जैसे ऐप का लिंक दिया गया होगा, युक्ति आईएएस ऐप का, वेबसाइट का लिंक दिया गया होगा और टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप सभी का लिंक दिया गया है। तो आप जो आपको लगता है लिंक उपयोगी है उसका उपयोग कर हमसे जुड़ सकते हैं। और विश्वास मानिए, आप लोगों का युक्ति आईएएस प्लेटफॉर्म पर बहुत बेहतर सेवाएं दी जा रही है, तो एक बार विजिट करके ज़रूर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़, जो कल जो बिहार बीपीएससी आयोग के रिलेटेड जो घटनाक्रम हुआ है उसमें सभी छात्रों को धन्यवाद, जिन्होंने ऑन ग्राउंड और ऑफ ग्राउंड दोनों स्तरों पर अपना भूमिका अदा किया है। जो जो पटना से रिलेटेड थे, जो बिहार में थे, वो पहुँचे हैं ऑन ग्राउंड और बीपीएससी आयोग के समक्ष जो चीज़ें हुई हैं, आंदोलन हुआ है। इस प्रकार का आंदोलन देखिए, केवल पढ़ाई लिखाई और किताबों तक ही सीमित नहीं रखिए। अपने अधिकारों को मांगने के लिए आप हमेशा मुखर रहिए। मैंने कल कितनी ट्वीट किया है, आप लोग उसे देखे होंगे, और मैंने बार बार उसमें लिखा है, आवाज़ बुलंद कीजिए और अब मुखर होकर अपने अधिकारों को मांगिए। मुखर का मतलब यहाँ होता है कि अधिकार के प्रति सचेत होकर मांगों को रखना। इसलिए आप अपने दैनिक जीवन भी इस चीज़ को यूज़ कीजिएगा ताकि आप एक अच्छे प्रशासक के साथ साथ एक अच्छे नागरिक भी बने। तो यह महत्वपूर्ण है। साथ ही सभी अभ्यर्थियों को बधाई जो इस आंदोलन में सहयोग दिए हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, कल के न्यूज़ पेपर में, आप लोग आज के न्यूज़ पेपर में कल का जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम था उसमें सबसे अधिक था, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद आर्थिक विकास, आर्थिकी में तेज उछाल दर्ज किया गया है। कल डाटा रिलीज किया गया है। तो वित्त वर्ष के संदर्भ में जो डाटा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले जो भी 6 महीने तक एग्ज़ाम होगा उसमें यह महत्वपूर्ण डाटा आप लोगों को यूज होगा। उसके बाद रिलेटेड जब अगला तिमाही जब आ जाएगा उससे रिलेटेड जो होगा, अंतिम वर्ष से वित्तीय वर्ष 2022-23 में जो डाटा इम्पोर्टेंट होगा वहाँ से क्वेश्चन क्रिएट किया जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को इस दौरान में आप लोग को ये टॉपिक कवर करना है कि उछाल किस रूप से जीडीपी विकास दर में 13.5% का उछाल रहा। साथ ही साथ दुनिया के 20 अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले भारत की विकास दर सबसे अधिक है। और जो वित्त वर्ष जो 2021 था उसमें 20.1% की बढ़ोतरी हुई थी। तिमाही जो यह तिमाही है, अप्रैल जून का जो तिमाही होता है, इसके कारण माना था वित्त वर्ष जो 2021 था, कोरोना महामारी के चलते अवधि में जीडीपी में 3.8% की वृद्धि हुई है। तो मैं यह मान के चलता हूं कि सभी अभ्यर्थियों की यह समझ में आया हो कि जीडीपी विकास दर क्या है। उसमें पहले भी बहुत बार चर्चा किया जा चुका है और समग्र समान भाषा में जो हम बात करते हैं जीडीपी के संदर्भ में, जो सकल घरेलू उत्पाद होता है, जो कुल वस्तुओं के उत्पादन के मूल्य में जो वृद्धि होती है उसी को जीडीपी मुख्यतः बोला जाता है। समान भाषा में इसकी विस्तृत परिभाषा है, इकोनॉमिकल परिभाषा है, उस पर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। पर समान रूप से यही माना, जो विकास जो सकल घरेलू उत्पाद का जो मूल्य में वृद्धि हो रहा है उस संदर्भ में विकास दर को भी अंकित किया जाता है। यहाँ पर कुछ डाटा आप लोगों को दिया गया, अंडरलाइन किया गया है। आप लोग इसको प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए
और दोनों टेलीग्राम चैनल है। युक्ति IAS का टेलीग्राम चैनल है, एक दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस का भी एक टेलीग्राम चैनल है, जो केवल दैनिक जागरण से रिलेटेड ग्रुप में शामिल होते हैं, तो उनको लिए यह चैनल उपयोगी है, तो आप वहाँ जुड़ सकते हैं। देखिए यहाँ कुछ टर्मिनोलॉजी यूज किया गया, उसे याद रखिएगा। सेवा सेक्टर में बढ़ोतरी की गई है। नेक्स्ट है अस्थाई सकल पूंजी निर्माण किया गया है। सकल अस्थाई पूंजी निर्माण में बढ़ोतरी भविष्य में औद्योगिक उत्पादन में अच्छे संकेत दिए हैं। देखिए यहाँ बहुत से की पॉइंट है, इसे आप लोग जरूर अपने नोट्स में शामिल कीजिएगा, इसका की नोट्स बना लीजिएगा। यह क्या मायने रखता है, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, जो आप लोग के लिए पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्तर पर महत्वपूर्ण है। यह आर्थिक विकास लगातार जो विकास दर का जो आंकड़ा प्रस्तुत हो रहा है, इसके मायने क्या है, या किस रूप से आपको मेंस में और इंटरव्यू में आपको प्रश्न यहाँ क्रिएट किया जा सकता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ देखिए यहाँ सेवा जो सेक्टर में कितनी बढ़ोतरी हुई पहली तिमाही में, किस सेक्टर में, तो यहाँ पर दिया गया है, तो आप लोग इसे ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। आने वाले एग्ज़ाम में आप लोग के लिए जो होता है एग्जाम्पल, उसके लिए अब इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ज़रूर कवर कीजिएगा। जो लिखा हुआ उसे मैं क्या पढ़ूं, बस आप लोग इसे ज़रूर कवर कर लीजिए। इससे रिलेटेड जो न्यूज़ उभरेगा उस पर हम लोग बात करेंगे, और साथ ही साथ राजकोषीय घाटा के संदर्भ में भी बात की गई है। यहाँ पर जो वित्त अंतिम वित्त का जो वर्ष रहेगा महीना, उसमें 6 पॉइंट जो अनुमान है उसके लक्ष्य के साथ ही रहेगा, ये ऐसा अनुमान लगाया गया है। तो देखिए अब हम लोग बात करते हैं मेन टॉपिक इसके, क्या इससे उभरेगा, इस आर्थिक विकास का मायने क्या है, क्या महत्व रखता है, क्यों इतना चर्चा में यह विषय रहता है, और जब भी इससे कुछ हलचल होता है, जब भी वृद्धि होता है, नेगेटिव वृद्धि दर्ज करता है या पॉजिटिव वृद्धि दर्ज करता है, दोनों स्थिति में यहाँ से प्रश्न आपको मेंस और इंटरव्यू में क्रिएट होता है। और पीटी में तो इससे पूछना ही नहीं, बहुत से प्रश्न यहाँ से क्रिएट होते हैं, तो हम उसके मायने को समझेंगे क्यों महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आर्थिक विकास की मात्रा के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण मापदंड क्या है, यह आप लोग को जानना चाहिए। जब भी आर्थिक विकास की बात होगी तो उसके महत्वपूर्ण मापदंड है, कैसे आर्थिक विकास हो रहा है किसी देश में, उसके लिए मापदंड कुछ होंगे, उसको हम लोग उसी के आधार पर आर्थिक विकास को हम लोग आकलित करते हैं। जैसे सकल घरेलू उत्पाद, GDP जो है सकल घरेलू उत्पाद, उसके आधार पर हम इसका आर्थिक विकास मापते हैं, जिसमें सकल घरेलू उत्पाद क्या कहता है, एक वर्ष में किसी देश के उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य होता है। तो अभी मैंने क्या कहा कि जो सभी वस्तुओं सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य में वृद्धि हो रहा है, वही आर्थिक विकास को संदर्भित करता है। सिंपल सा समान भाषा में ही समझिए। तो जो किसी देश की समृद्धि और विकास को स्पष्ट करता है, अगर इसमें लगातार वृद्धि हो रहा है तो यह समझिए कि वो देश उस समृद्ध और विकास के रास्ते पर चल रहा है। यह समान भाषा की बात की, समान रूप से हम लोग जानते हैं इसे। नेक्स्ट है सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय, अर्थात जो प्रति व्यक्ति अर्जित आय की राशि को संदर्भित करते हैं, अर्थात एक्स और वाई के प्रति व्यक्ति कितना है। मान लीजिए एक्स का 10,000 है और वाई का 20,000 है, तो प्रति व्यक्ति आय एक्स का 10,000 है और वाई का 20,000, तो देश का कितना प्रति व्यक्ति आएगा, दोनों एक्स प्लस वाई का औसत निकाल दिया जाएगा, तो जितना आएगा 15,000, तो वो 15,000 प्रति व्यक्ति आय होगा देश का। तो इसी तरह प्रति व्यक्ति आय को भी हम लोग निर्धारित करते हैं वाले देश को विकसित माना जाता है, जबकि निम्न सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय वाले देश को अल्प विकसित, अर्थात जितना जिसका अधिक होगा वो राष्ट्र उतना ही विकसित होगा, और जितना निम्न होगा वो उतना ही आपको निम्न अल्प विकसित देशों की श्रेणी में होगा। उसके बीच के स्तर को विकासशील देश की श्रेणी में कहा जाता है। इसके मानक अलग अलग है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसका वर्गीकरण किस रूप से होता है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे आगे। तृतीय और चतुर्थ क्षेत्र का प्रभुत्व अगर बढ़ रहा है तो ये आर्थिक विकास की तेजी मानी जाती है, उस देश में आर्थिक विकास हो रहा है। तृतीय क्षेत्र और चतुर्थ क्षेत्र, अर्थात तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र को भी कहा जाता है, और चतुर्थ क्षेत्र जो नवीन उभरती हुई प्रौद्योगिकी है, सूचना है, उसके संदर्भ में जो बात की जाती है उसे चतुर्थ श्रेणी का अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो यहाँ भी ध्यान देने वाली बात है, जिन देशों की तृतीय या
सेवा क्षेत्र जैसे मनोरंजन, वित्तीय या सुरक्षा विक्रेताओं जैसी सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियां जो सेवा प्रोवाइड करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है। और उद्योग के चतुर्थ क्षेत्र अर्थात ज्ञान आधारित गतिशील, जैसे हम लोग आप इसका ब्लॉकचेन तकनीक का नाम सुने होंगे या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सुने होंगे, तो उसमें R&D की बात होती है। तो इस प्रकार के जो परामर्श, जो कंसल्टेंसी की सेवा होती है, शिक्षा जो एजुकेशन कंसल्टेंसी की सेवा होती है, तो इससे रिलेटेड जो चतुर्थ श्रेणी में रखा जाता है। अर्थात जो उद्योग के अर्थव्यवस्था के जो 3 रूप हैं पहले, और एक नया रूप जो आया चौथा। पहले था कृषि और संबद्ध क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र जिसे कहा जाता, द्वितीय उद्योग क्षेत्र, और तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र जिसे कहा जाता था, वो चतुर्थ यह सेवा जुड़ा है। तो आप लोग याद रखिएगा, इसमें अगर प्रभुत्व विकसित हो रहा है तो उन्हें विकसित रूप से श्रेणी में रखा जाता है। तो विकास, आर्थिक विकास का मायने यह भी है, मापदंड यह भी है कि तृतीय और चतुर्थ क्षेत्र में प्रभुत्व स्थापित हो रहा है या वृद्धि हो रहा है या नहीं। तो क्या भारत इस दिशा में लगातार वृद्धि कर रहा है या नहीं, आप लोग इस संदर्भ में देख सकते हैं। आगे हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भी हम लोग आर्थिक विकास के मायने को समझते हैं। कैसे? तो विकसित देशों में आमतौर पर अधिक उन्नत औद्योगिक अर्थव्यवस्थाएं होती है, जिसका अर्थ है कि सेवा क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र की तुलना में अधिक धन प्रदान करना। जिस देश में सेवा क्षेत्र से अधिक धन प्रदान किया जाता है औद्योगिक क्षेत्र में, वहाँ भी आपको यह क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अधिक विकसित होगा, उस देश का जो मानक है आर्थिक विकास का, वो भी, क्योंकि सभी गुड एंड सप्लाई पर डिपेंड होता है चीज़ें, इसलिए इसे माना जाता है क्या, उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था जितना मजबूत होगा, आर्थिक विकास उस देश का महत्वपूर्ण होगा। कुछ देश को अगर छोड़ दिया जाए, जैसे मॉरिशस को छोड़ दिया जाए, सिंगापुर को छोड़ दिया जाए, तो जो अधिकतर विकसित देश आपको औद्योगिक विकास के संदर्भ में ही विकसित हुए, जैसे आप अमेरिका को ले लीजिए, ब्रिटेन को ले लीजिए, जर्मनी, इटली, जापान, जितने भी देश हैं आप विकसित देशों की श्रेणी जो G20 देश है, उसमें अधिकतर लोग इसी संदर्भित विकास के तहत आते हैं। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है आर्थिक विकास के मायने में। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक, भी आर्थिक विकास का जो मायना है उसको संदर्भित करता है या इंगित करता है या स्पष्ट करता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, आर्थिक विकास के मापदंड में बुनियादी ढांचे का मापन, जीवन स्तर में समान कारक और मानव विकास सूचकांक, हमेशा आप लोग SDI का नाम सुनते होंगे, को भी शामिल किया जाता है। तो देखिए, यह 4 मानक है, महत्वपूर्ण मानक है, जिसके आधार पर किसी देश की अर्थव्यवस्था का या आर्थिक विकास की मात्रा का मूल्यांकन किया जाता है। इसलिए देखिए, आर्थिक विकास के जब भी डाटा आता है आप लोग के लिए एग्ज़ाम ओरिएंट हो जाता है, और यहाँ से मेंस और इंटरव्यू में प्रश्न आपको क्रिएट किया जाता है, और आपको इसी इर्द गिर्द सारे टॉपिक का आंसर देना चाहिए, ताकि आपका जो आंसर हो टू द पॉइंट हो, एग्ज़ाम ओरिएंट हो। अब हम लोग बात करेंगे कि भारत की उपलब्धि क्या रही है। अब हम कैसे माने कि भारत ने आर्थिक विकास तेज हुआ है और लगातार आर्थिक विकास तेज रहा है, या भारत की उपलब्धि कैसे हम इन मानकों के आधार पर समझ सकते हैं। तो यहाँ देखने की बात है, सकल घरेलू उत्पाद जो है GDP, आप लोग GDP वर्ष जो 1950-51 में था वो कितना था, 2.79 लाख मात्र था। ध्यान रखिएगा, आज़ादी के समय 2.7 लाख करोड़ की पुल जो हमारा GDP हुआ करता था, जो बढ़कर 2021 के अनुमानित जो है 147.36 लाख करोड़ हो गया। सोच सकते हैं कितना गुना वृद्धि हुआ है, आप देख सकते हैं कितने गुना वृद्धि हुआ, लगभग 70 गुना वृद्धि हुआ है इन 75 वर्ष के दरमियान। तो यह भी एक महत्वपूर्ण सकल घरेलू उत्पाद में लगातार वृद्धि कर रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में 7.17 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की है, जो वर्ष 2022 में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो हम वंडर 5 टॉप 10 अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आते हैं सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में। और PP मोड जो परचेजिंग पावर के संदर्भ में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। एग्जाम में यह कितनी बार पूछा, UPSC से लेकर PCS सारे जगह यह प्रश्न पूछा गया है, तो इसलिए आप इसे जरूर आप लोग ध्यान से रखिएगा, प्रश्न यहाँ से क्रिएट किया जा सकता है। नेक्स्ट है विदेशी मुद्रा भंडार के संदर्भ में भी हम लोग आर्थिक विकास को मापते हैं। तो भारत में विदेशी मुद्रा भंडार जो था
वर्ष 1950-51 में मात्र कितना था, 911 करोड़। ध्यान रखिएगा, लगभग 9 अरब के आसपास था। वर्तमान में यह 2022 में 45,42,415 करोड़। और वर्तमान में अगर बात कीजिए आज के डेट में, इस अगस्त के डेट में, तो लगभग 651 के आसपास हो गया। यह आंकड़ा 2022 के शुरुआती दिन जनवरी का है, इसलिए उस समय का जो वर्तमान जो आंकड़ा पीआईबी के द्वारा जारी किया गया था वो डाटा दिया गया है। अगर वर्तमान रूप से डाटा वर्चुअलेट करता उसके आधार पर माने तो लगभग 611 अरब डॉलर के आसपास हमारा जो आपको विदेशी मुद्रा भंडार भी है हमारे पास। तो यह भी महत्वपूर्ण फैक्टर है। वर्तमान में भारत के बाद विश्व की 5वीं सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है। तो देखिए हम लोग टॉप 5 में भी आते हैं जिसके पास विदेशी मुद्रा भंडार है सबसे अधिक। और एक अनुमान के अनुसार 1 वर्ष तक यह भारत इसका यूज कर सकता है विदेशी वस्तुओं के आयात करने में, जितना मुद्रा भंडार हमारे पास है। किसी देश के पास 2 दिन का भी मुद्रा भंडार वर्तमान में नहीं है, 1 हफ्ते का भी नहीं है। जैसे श्रीलंका था हाल ही में, उससे पहले कोलंबिया था, दक्षिण अफ्रीका का देश लॉन्टोगुआ था, उसके बाद पाकिस्तान भी आपको इस श्रेणी में आता है। तो समझ सकते हैं कि हमारे पास 1 वर्ष का विदेशी मुद्रा भंडार है, जो 1 वर्ष तक लगातार हम वस्तुओं को आयातित कर सकते हैं, अर्थात आयातित करने में किसी दूसरे देश से डॉलर के मुकाबले हम उससे खरीद सकते हैं। तो यह सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है कि हम इतने सशक्त विदेशी मुद्रा भंडार को संग्रहित करते हैं, जो टॉप 5 में हम लोग आते हैं। तो यह भी महत्वपूर्ण आपको यह इंगित करता है कि हमारा देश आर्थिक विकास के रास्ते पर है। अब विकसित देश का परिभाषा क्या है, ध्यान रखिएगा। विकसित देश का परिभाषा सबसे इम्पोर्टेंट है कि अब है कि हम लोग विकसित, अल्प विकसित और विकासशील की बात करते हैं तो विकसित राष्ट्र है कौन, अल्प विकसित राष्ट्र कौन है और बीच का विकासशील राष्ट्र होता कौन है। तो इसके लिए देखिए कोई सर्वसम्मति, विकसित देश की कोई सर्वसम्मति परिभाषा नहीं स्पष्ट की गई है। सर्वप्रथम आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। यह क्रिएट किया गया है संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन और विश्व आर्थिक मंच जैसी एजेंसियों द्वारा एक मापदंड के आधार पर आकलित किया जाता है। हालांकि इसमें बहुत से दोष है, यह एक विवाद का प्रश्न है और इससे भी रिलेटेड प्रश्न आपको मेंस इंटरव्यू में प्रश्न पूछा जाता है। इस पर कभी टॉपिक आएगा तो उसको हम लोग बाद में कवर करेंगे कि इस पर विवाद क्या है इसके वर्गीकरण के संदर्भ में। तो हम लोग देखते हैं क्या यह किस रूप से विकसित विकासशील देशों को वर्गीकृत करने के लिए अपने संकेतकों का उपयोग करती है। कुछ ऐसे संकेतक या इन राष्ट्रों के, इन संगठनों के द्वारा जारी किया जाता है जिसके आधार पर विश्व के सभी देशों को विकसित देश की श्रेणी में, विकासशील देश की श्रेणी में और अल्प विकसित देश की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। जैसा कि संयुक्त राष्ट्र देशों को निम्न मध्यम, उच्च मध्यम और उच्च आय वाले देशों में वर्गीकृत किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यह संयुक्त राष्ट्र क्या वर्गीकरण करता है, निम्न मध्यम, उच्च आय वाले देशों की वर्गीकृत किया जाता है। यह आपको वर्गीकरण सभी देशों को किया जाता है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, यह ग्रॉस GNI ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर आधारित होता है, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय पर आधारित होता है। यहाँ से प्रश्न यूपीएससी क्रिएट किया है पीटी के ऑप्शन में। और साथ ही साथ आपको PCS में यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछे गए, जिसमें BPSC भी है, UP PCS भी है, आपको RS भी है यहाँ पर, और MP PCS से यहाँ से बार बार प्रश्न यहाँ से क्रिएट किया जाता है। तो कम आय वाली अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जिसका प्रति व्यक्ति GNI लगभग $1085 से कम हो या उससे कम हो, तो उसे कम आय वाली अर्थव्यवस्था कहते हैं। निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जो 1085 से लेकर 4255 तक के प्रति व्यक्ति GNI की श्रेणी के तहत हो, उसे निम्न आय वाला अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऊपरी मध्य आय उसे कहते हैं जो 4455 से लेकर 13205, अर्थात जो 4022 से लेकर 13205 जो होगा डॉलर, जिनके अर्थव्यवस्था प्रति व्यक्ति GNI के संदर्भ में, उसे ऊपरी आय वाला देश कहेंगे। और उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जो 13205 के ऊपर प्रति व्यक्ति GNI के ग्रोस आपको डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है उसके संदर्भ में आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। इसके संदर्भ में वर्गीकरण किया गया है।
तो ये 4 चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न बार बार यूपीएससी क्रिएट करता है और यहाँ से टर्मोलॉजी भी पूछ देता है, यहाँ से मेंस के प्रश्न उभरते हैं। तो आप लोग यहाँ, और यह विवाद का बहुत कारण है कि यह वर्गीकरण एक तरफा है। कोई जो G20 के देश है जिसमें लगभग 17 जैसे इकोनॉमी अर्थव्यवस्था ऐसी जो लगातार संकुचन के श्रेणी में आता है और उसे इस श्रेणी में रखा हुआ है। तो आप देखिएगा यहाँ पर इसका विवाद का कारण है, तो उस पर हम कभी विशेष चर्चा करेंगे जब इस पर रिलेटेड को टॉपिक आएगा। तो आज हम विकास, आर्थिक विकास के मायने को समझ रहे हैं। साथ ही साथ याद रखिएगा नोट में कि विश्व बैंक द्वारा वर्ष 2018 में एक नैदानिक रिपोर्ट आया था कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था का संकुचन हो रहा है, तो उसके संदर्भ में नैदानिक उपाय किए जाने चाहिए। तो यह रिपोर्ट आप लोग याद रखिएगा, हालांकि 3 वर्ष पहले का पुराना रिपोर्ट है, पर यह बहुत चीज़ों को स्पष्ट करता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप इस रिपोर्ट के क्रक्स को समझिएगा। के अनुसार क्रय शक्ति समानता के मामले में तीसरी सबसे अर्थव्यवस्था होने के बावजूद अधिकांश भारतीय अभी भी अन्य मध्यम आय वाले या अमीर देशों की तुलना में अपेक्षाकृत गरीब है। ध्यान रखिएगा, अभी भी हम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी यह फैक्चुलेशन हमारे देश में है कि तुलना में अपेक्षाकृत गरीब है। जहां प्रति व्यक्ति GNI किसी विकसित देश का 13,000 के आसपास है, तो हमारा लगभग 2,500 के आसपास है। तो समझ सकते हैं कितना अंतर है। लगभग 10% भारतीयों का उपभोग स्तर वैश्विक मध्यम वर्ग के लिए प्रतिदिन जो व्यय 10 अमेरिकी डॉलर PP मोड पर बात की जा रही, समान रूप से उपयोग की जाने वाली सीमा से अधिक है। तो ध्यान रखिएगा, यह भी एक आंकड़ा प्रस्तुत किया गया था जिसमें 10 अमेरिकी डॉलर जो PP जो परचेजिंग पावर है 10 अमेरिकी डॉलर, वर्तमान में मान लीजिए 80 रुपये $1 का मूल्य है, तो 800 रुपया खर्चा करता है। तो यह 10% ऐसे भारतीय हैं जो उपभोग स्तर वैश्विक मध्यम वर्ग के लिए जो खर्च किया जाता है उससे सीमा से कहीं अधिक है। तो यह भी एक फैक्चुअल डाटा यहाँ पर देखा जाता है कि आय तो हम लोग का कम है, जो वैश्विक आय जो GDP जो 13,000 के आसपास आकलित करता है, उच्च श्रेणी में अर्थव्यवस्था में यह GNI होना चाहिए, पर हम 10% ऐसे भारतीय जो प्रति व्यक्ति जो वहाँ खर्च किया जाता है उससे कहीं अधिक खर्च करता है। उपभोग के खाद्य हिस्से जैसे अन्य समूह से पता चलता है कि भारत में अमीर परिवारों को भी अमीर देश में गरीब परिवारों का स्तर पहुंचने के लिए अपनी कुल संपत्ति का पर्याप्त विस्तार देखना होगा, करना होगा। यह भी इम्पॉर्टेंट है। आप लोग को देखिए यहाँ पर जो अमीर हैं, जो अमीर देशों के गरीब परिवार, वहाँ की तुलना यहाँ किया गया था कि स्तर तक पहुँचने, वो जो वहाँ पर परचेजिंग पावर है बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है विकसित देशों में परचेजिंग पावर, और यहाँ पर अमीर देश के जो भी लोग हैं परचेजिंग पावर, आपको यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट के और भी विकसित करने के लिए ज़रूरत यहाँ पर बात की गई थी। नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने वर्ष 2018 की रिपोर्ट में वर्ष 2047 तक भारत की स्वतंत्रता की शताब्दी वर्ष जब मना रहा होगा तो कम से कम आधे नागरिक वैश्विक मध्यम श्रेणी में शामिल हो सकते हैं। याद रखिएगा, मध्यम वर्ग की श्रेणी में शामिल हो सकते हैं। अर्थात देखिए यहाँ पर जो वर्गीकरण किया गया मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, यहाँ पर हम लोग शामिल हो सकते हैं इस आपको श्रेणी में 47 तक। तो यहाँ पर आंकड़ा प्रस्तुत किया गया था। तो यह, और अभी हाल ही में जो डाटा आया है, जो 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो बात की गई है 47 तक विकसित राष्ट्र बनाना, #100 जो कल ही जारी किया गया, जिस पर कल हमने चर्चा किया था। देखिए, ऐसे ही कोई रिपोर्ट बार बार रिपीट नहीं होता। मैं आप लोग क्या बोलता हूँ कि आप जितना कॉन्शियस रहिएगा न्यूज़ के प्रति, कौन सा न्यूज़ रिपीट हो रहा है, तो सोच के देखिए वो एग्ज़ाम में कितनी बार पूछा जाए। देखिए, अब 47 की चर्चा 2018 में की जा चुकी है संयुक्त राष्ट्र विश्व बैंक के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र में भी चर्चा इसकी की जा चुकी है विभिन्न रिपोर्टों की। साथ ही साथ प्रधानमंत्री के द्वारा 15 अगस्त को की जा चुकी है। 3 जो कल ही आया है #100 लक्ष्य जो है वो भी चर्चा की। 3 जगह इसकी चर्चा हुई है। तो इस बार निश्चित मानिए, इस बार के मेंस में आपको इससे रिलेटेड प्रश्न जरूर होगा। आप लोग जब मेंस का जो डेट रिलीज़ हुआ है 16 तारीख से जो मेंस है, उसके GS पेपर 2 में आप इसे ज़रूर देखिए, GS पेपर 3 के पेपर में ज़रूर देखिएगा, इससे रिलेटेड ज़रूर प्रश्न होगा। और आप वहीं निर्धारित कीजिएगा कि आपका जो दिशा निर्देशन किस रूप से है कि मैं
जो बातें बोलता हूँ क्या वो आएगा एग्ज़ाम में या नहीं आएगा, जो टॉपिक का सिलेक्शन हो आने वाले एग्ज़ाम में वो आने लायक है भी नहीं, आप उसी दिन निर्धारित कीजिएगा। ज़्यादा दिन 16 दिन और वेट कीजिए। आप लोग इस चीज़ को समझिएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड, आर्थिक विकास से रिलेटेड ज़रूर क्वेश्चन होना चाहिए। अब उसका फ्रेमिंग अलग हो सकता है, वो वर्ष 1947 के संदर्भ में पूछ सकता है, या विकसित राष्ट्र होने में क्या चुनौतियाँ भारत को हैं, यह आपसे रिलेटेड प्रश्न पूछ सकता है। तो इसके फ्रेमिंग यही होगा, मेन टॉपिक यही होगा, आर्थिक विकास से रिलेटेड होगा। चलिए, मेंस मॉडल प्रश्न आप लोग अभ्यास के लिए प्रश्न ले सकते हैं आज। और दैनिक जागरण न्यूज जो टेलीग्राम चैनल है, न्यूज एनालिसिस का जो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर अपना आंसर राइटिंग सेंड कर सकते हैं, जिसे मैं पर्सनली चेक करता हूँ। हालांकि अभी तक कोई स्टूडेंट नहीं कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में आप लोग इस चीज़ की प्रासंगिकता को समझेंगे और आंसर राइटिंग जरूर करेंगे। भारत में बढ़ती आर्थिक स्थिति, बढ़ती मात्रा वर्ष जो 2047 के लक्ष्य को कैसे पूरा कर सकती है, स्पष्ट करें। अर्थात जो आर्थिक विकास जो बढ़ रहा है, बढ़ती आर्थिक विकास, वो कैसे वर्ष 2047 तक के लक्ष्य जो रखा है भारत विकसित होने का, वो कैसे पूरा कर सकता है, उसके लिए मापदंड जो हैं उसको आपको स्पष्ट करना है। तो आप आंसर राइटिंग को ज़रूर करिएगा, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत ही यूज़फुल हो और मेंस का जो आंसर राइटिंग है आप उसमें इम्प्रूव कर सकें। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है, देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह लगातार ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है कि छद्म विज्ञापनों पर सख्त हुई सरकार, नहीं सुधरेंगे तो दी जाएगी चेतावनी। जो हमारा मंत्रालय है, केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने इस संदर्भ में डिसीजन लिया है कि विश्व स्तरीय जो खेल होता है, जैसे क्रिकेट हो, विश्व कप फुटबॉल हो, या हॉकी हो, या कोई भी स्पर्धा हो, ओलंपिक हो, कोई भी विश्व स्तरीय जब खेल स्पर्धा होता है, तो वहाँ पर शराब तंबाकू के छद्म सरोगेट जो विज्ञापन है कि बाढ़ आ जाती है। अभी देख रहे होंगे, अभी एशिया कप हो रहा है, तो आप लगातार देख रहे होंगे हर से दो से जब भी वो ऐड का टाइमिंग होता है, उससे 2 से 3 सेकेंड के बाद आपको नज़र आता होगा एक शराब और तंबाकू का ऐड। क्या ये नियोजित ऐड होता है? क्योंकि इस समय युवाओं का वहाँ पर अधिक इन्वॉल्व होता है उस खेल पदार्पण में, तो इस श्रेणी को टारगेट करने के लिए इस प्रकार के विज्ञापन आते हैं। इस पर बहुत ही सख्त नोटिस लिया है केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने, और स्पष्ट चेतावनी दिया है सभी को, सुधर जाइए, नहीं तो आने वाले समय में आप लोगों को बहुत से कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। मैं ये शब्द यूज़ कर रहा हूँ, हालांकि ऐसा नहीं दिया गया है, क्योंकि उसकी मंशा जो केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय का यही मंशा है। बहुत बार पहले नोटिफिकेशन दिया गया है, लोग नहीं सुधरे हैं, इस बार चेतावनी वर्ष यह किया गया है। तो यह आने वाले समय में कुछ चीज़ों को स्पष्ट करेगा। देखिए, इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। यह बहुत ही चीज़ों को स्पष्ट करता है। उपभोक्ता के राइट क्या है यह भी स्पष्ट करता है। जो सेवा प्रदाता कंपनियां हैं उसकी राइट्स क्या हैं उसको यह स्पष्ट करेगा। केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा क्या दिशा निर्देश है इसको स्पष्ट करता है। और जो निर्देश हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस संबंध में दिए गए हैं, कुछ पर जुर्माना भी लगाया गया, उसके मायने क्या है, ये बहुत ही विस्तृत टॉपिक है। लगभग 30 मिनट का इस पर टॉपिक कवर होगा, तो इसे हम लोग अलग वीडियो में कवर करेंगे। हालांकि अभी आप लोग को बस न्यूज़ ये देखना है कि यह जो नोटिफिकेशन जो आया है उसके संदर्भ में पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया यह दिशा निर्देश, और किन कंपनियों को, तो इसमें 1-2 कंपनी का आप लोग जो इम्पोर्टेंट कंपनी होगा तो आप लोग इसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से रिलेटेड पीटी में प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, यह सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको यह जीएस पेपर 2 के मौलिक अधिकार के श्रेणी में। देखिए, एक ऊपर वाला छूट गया है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए, ये जो टॉपिक है आप लोग को GS 3 जो पेपर है उसके समावेशी विकास और आर्थिक विकास के टॉपिक को कवर करता है यूपीएससी पेपर में। और PCS में जहाँ भी यह टॉपिक होगा, जिस पेपर में होगा, जैसे RS में, MP PCS में, UP PCS में, बिहार में और छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में, तो आप लोग जहाँ भी यह टॉपिक समावेशी विकास और आर्थिक विकास होगा वहाँ यह उस टॉपिक को यह न्यूज़ कवर करता है। तो आप लोग की नोट्स उसके संदर्भ में ही बनाइएगा। नेक्स्ट हम लोग जो यहाँ बात करेंगे, आप विधायकों पर मानहानि का केस करेंगे उपराज्यपाल जो है
कुछ आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। दिल्ली लगातार चर्चा में रहा है। इस संदर्भों में राज्यपाल, उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच विवादों के संदर्भ में एक नया विवाद अब उत्पन्न हो रहा है मानहानि के संदर्भ में। तो यह आपको GS2 के पेपर मौलिक अधिकार के संदर्भ में आपको आएगा। साथ ही साथ यहाँ राज्यपाल उपराज्यपाल की शक्तियों को भी, विवेकाधीन शक्तियों को प्रभावित करता है। तो यह प्रश्न वहाँ से क्रिएट करेगा। पर आज हम लोग केवल मानहानि के संदर्भ में बात करेंगे। और उपराज्यपाल या राज्यपाल के विवेकाधीन शक्तियों के संदर्भ में पहले भी न्यूज़ कवर किया गया है, और यह 1-2 दफ़ा नहीं किया गया, लगभग 4 से 5 बार आप लोग को जरूर कवर किया गया है। तो प्रीवियस न्यूज़ के बाद जाके देख लीजिएगा, सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट पर। तो मानहानि के संदर्भ में कुछ चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पर जो सक्सेना है, जो वहाँ के उपराज्यपाल, उन पर एक जो आपके कुछ नेता हैं उन पर आरोप लगाते हैं कि लगभग 14,000 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार उनके द्वारा किया गया है। तो यह इस संदर्भ में विधानसभा में नारेबाजी कर LG के खिलाफ जांच करने की मांग की गई इस मुद्दे पर। तो इसी के एवज में प्रतिवाद में उपराज्यपाल ने मानहानि करने का दावा किया है, और उसकी जो प्रोसेस उस पर हम लोग बात करेंगे कि यह क्या इंगित होगा इससे। तो व्यक्ति की प्रतिष्ठा का अधिकार यहाँ से वंचित होता है। इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं तो क्या वो किस स्तर तक प्रभावित करता है आपके टॉपिक को, तो यहाँ से प्रश्न जरूर क्रिएट करेगा। और साथ ही मेंस और इंटरव्यू में यहाँ से प्रश्न फेवरेट प्रश्न होता है। तो इस प्रकार के जब भी मानवाधिकार मानहानि के प्रश्न आपको आएंगे, व्यक्ति प्रतिष्ठा की आएगी, जीवन से रिलेटेड टॉपिक को कवर करेगा, तो आपको मेंस इंटरव्यू में ये टॉपिक जरूर करना चाहिए, मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए। तो व्यक्ति की प्रतिष्ठा का अधिकार क्या है? तो भारतीय संविधान जो है, देखिए मैं भारतीय संविधान नहीं लिखता हूँ कि लंबा हो जाएगा, इसलिए अनुच्छेद डायरेक्ट मैं कभी कभी लिख देता हूँ। आप लोग उसको भारतीय संविधान का अनुच्छेद ही पढ़िएगा ताकि कहीं कन्फ्यूजन न रहे, किसी और देश का अनुच्छेद न समझ लीजिएगा। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 के तहत जो व्यक्ति की प्रतिष्ठा का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार है, समझिएगा। यह किसके तहत आएगा? मानहानि से संदर्भित जो चीज़ें हैं वो अनुच्छेद 21 के संदर्भ में वर्णित किया जा सकता है। और मानहानि के कृत आपराधिक कृत्य मानना व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा जो होता है की रक्षा के लिए अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत युक्तियुक्त निर्बंधन के अधीन माना जाता है। अर्थात युक्तियुक्त निर्बंधन है मानहानि के कृत्य जो होते हैं। अर्थात जो मैंने कल आप लोगों को कुछ दिन पहले हेट स्पीच पढ़ाया था, तो उसको भी यह प्रभावित करता है मानहानि से संबंधित मामले। तो आप हेट स्पीच को भी अच्छे से न्यूज़ कवर कीजिएगा। देखिए कोई टॉपिक इतना आसान नहीं होता, उसके कोऑर्डिनेटेड पार्ट बहुत होते हैं। आप सारे न्यूज़ को कवर कर, जो जो चीज़ें यहाँ बताई जाती है, जैसे अनुच्छेद 202 के युक्तियुक्त निर्बंधन क्या है, तो युक्तियुक्त निर्बंधन हेट स्पीच क्या कहता है कि उस पर युक्तियुक्त निर्बंधन सरकार लगा सकती है। और हेट स्पीच किस सीमाओं को वर्णित करता है वो भी आपको उस दिन स्पष्ट किया गया था। तो आप लोग जरूर देखिएगा उन चीज़ों को। हेट स्पीच में एक समान नागरिक के लिए भी हेट स्पीच है, और एक विधानसभा और लोकसभा में जो राज्यसभा में विधान परिषद में जो लोग रहते हैं उसके संदर्भित भी सांसदों विधायकों के संदर्भ में भी हेट स्पीच का वर्णन किया गया है। तो आप लोग जरूर से देख लीजिएगा, बहुत ही आने वाले समय में वो टॉपिक आपको कवर करेगा। अब नेक्स्ट है क्या होता है मानहानि। बहुत मानहानि की बातें होती है, अब तुरंत कहीं भी रिलेटेड आप सुनते होंगे, मैं तुम पर मानहानि का दावा केस ठोक दूंगा। या इसी हाल ही में जो भूषण जी थे, जो जाने माने वकील हैं, उन पर भी कोर्ट के अवमानना के संदर्भ में कुछ बातें की गई थी। तो वहाँ पर रिलेटेड जो रिलीज हुआ था कुछ चीज़ें मानहानि के संदर्भ में ही बातें की गई थी। तो यह क्या होता है, तो यहाँ समझने वाली बात है, भारत में मानहानि एक सिविल दोष है। ध्यान दीजिए, सिविल ऑफेंस या सिविल रॉन्ग है, इसे इस संदर्भ में भी जाना जाता है सिविल ऑफेंस के तौर पर। और आपराधिक कृत क्रिमिनल एक्ट है। यहाँ देखिए सी के बाद में ब्रैकेट हो गया, ब्रैकेट सी के पहले होगा। तो क्रिमिनल एक्ट दोनों हो सकते हैं, दोनों संदर्भ में मानहानि को माना जाता है। एक सिविल दोष सिविल ऑफेंस के रूप में भी और एक आपराधिक कृत्य के रूप में भी इसे वर्णित किया जाता है। इन दोनों के मध्य अंतर इनके प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों में अंतर्निहित होता है।
मानहानि से क्या उसका उद्देश्य किसी एक्स व्यक्ति द्वारा लगाए गए वाई व्यक्ति के आरोप पर। मान लीजिए वाई व्यक्ति राज्यपाल है, उपराज्यपाल है और एक्स व्यक्ति विधायक है। तो विधायक जो आरोप प्रत्यारोप लगाए गए किस ऑफेंस के तहत लगाए, किस उद्देश्य से लगाए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस चीज़ को समझिएगा, उद्देश्य पर निर्मित करता है, अंतर्निहित होता है मानहानि का दावा। तो उद्देश्य भी समझने की जरूरत है और आपको यहाँ से प्रश्न क्रिएट किया जा सकता है, तीनों स्तर पर क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। सिविल दोष के अंतर्गत क्या होता है, मुआवजे के माध्यम से किसी हानि की क्षतिपूर्ति होता है। अगर सिविल दोष अगर वर्णित हो जाता है तो उसको केवल मुआवजा दे देना है और उससे चीज़ें स्पष्ट हो जाए, न्यायालय में जाएगा और कृत्य में सुधार का प्रयास किया जा सकता है और जो दोबारा इस प्रकार के कृत्य न हो उसके लिए दिशा निर्देश न्यायालय के द्वारा दिए जा सकते हैं। जबकि मानहानि के आपराधिक मामलों में किसी भी गलत कृत्य के लिए अपराधी को दंडित कर दूसरे लोगों में ऐसा न करने के लिए संदेश देने की वकालत की जा सकती है। उसे आर्थिक दंड भी दिया जा सकता है या कारावास भी दिया जा सकता है। तो इसके लिए आप चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। सिविल्स में केवल सिविल दोष जो होगा, जो ऑफेंस होगा वो केवल दंड का प्रावधान करेगा, आर्थिक दंड का प्रावधान करेगा। और आपराधिक मामलों में जो होगा क्रिमिनल एक्ट के तहत जो मानहानि का दावा किया जाएगा, जिसमें आर्थिक दंड के साथ साथ कारावास की भी बात करता है, ताकि आने वाले समय में नज़ीर पेश हो और कोई ऐसा आरोप प्रत्यारोप नहीं करे। अब आपराधिक मानहानि होता है किस रूप में प्रचलित है, यह आप लोग को जानने की जरूरत है। यह कैसे वर्णित होगा कि आपराधिक मानहानि है। तो भारतीय कानूनों में आपराधिक मानहानि को विशेष रूप से आईपीसी की धारा 499, तो याद रखिएगा 499 और आईपीसी आप लोग जरूर याद रखिएगा। आईपीसी आपको सीआरपीसी आपको बार बार यहाँ से प्रश्न क्रिएट किए जाएंगे। तो आईपीसी सीआरपीसी सभी को आप लोग जरूर बेहतर तरीके से पढ़िएगा, समझिएगा। तो जो धारा 499 है के तहत अपराध के रूप में परिभाषित करता है, जबकि नागरिक मानहानि अभिकृत कानून पर आधारित है। जो नागरिक मानहानि होता है अपकृत कानून पर आधारित होता है। नोट याद रखिएगा, यहाँ पर कानून का एक क्षेत्र जो गलतियों को परिभाषित करने के लिए अन्य कानूनों पर निर्भर नहीं होता है, लेकिन इसे गलत तरीके से परिभाषित करने वाले मामलों को संज्ञान लेता है। इस संदर्भ में भी मानहानि को इंगित करता है, उसे स्पष्ट करता है। जहाँ कोई कानून प्रभावित नहीं हो रहा है, निर्भर नहीं है, इसके गलत तरीके से परिभाषित करना भी इसको इसके तहत शामिल किया जाता है। वैसे ही नहीं, मान लीजिए उपराज्यपाल अगर साफ छवि के हो और उस पर आरोप प्रत्यारोप लगा दिया जाता है, तो उपराज्यपाल की जो प्रतिष्ठा की छवि है वो प्रभावित होती है। तो इसके लिए गलत तरीके से जो परिभाषित किया जा रहा है उनके व्यक्तित्व को, तो उसके संदर्भ में भी यह मानहानि का मामला बनता है। नोट में याद रखिएगा, यह स्पष्ट नहीं, इसके दायरे अस्पष्ट हैं। ध्यान रखिए, सबसे मानहानि के दायरे जो हैं अस्पष्ट है। किस ऑफेंस के तहत, किस शब्दों के तहत इसे मानहानि माना जाएगा, यह न्यायालय तय करता है। ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं जो बातें आईपीसी की धारा 499 लिखी गई उसी के तहत होगा, यह युक्त सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है आईपीसी की धारा जो 499 है के तहत वर्णित जब जो कोई भी बोले गए या पढ़े जाने के आशय से शब्दों द्वारा, संकेतों द्वारा, दृश्य रूपनों द्वारा अर्थात पिक्चर से किसी व्यक्ति पर कोई लांछन लगाता है, अर्थात आरोप भी लगाता है, लांछन लगाता है या प्रकाशित करता है, उसके संदर्भ में कुछ प्रकाशन करता है और ऑन प्रिंट, तो उस व्यक्ति की ख्याति की क्षति पहुंचाने या यह जानते हुए या विश्वास करने के कारण रखते हुए ऐसे लांछन लगाता है तो या प्रकाशित करता है जिससे उस व्यक्ति की ख्याति को क्षति पहुंचता है, तो तत्पश्चात अपवादित दशाओं के सिवाय उसके द्वारा उस व्यक्ति को मानहानि करना कहलाएगा। अर्थात सिंपल सा आसान तरीकों में समझिए कि एक्स व्यक्ति वाई व्यक्ति पर कोई किसी भी मुद्रा से लांछन लगाता, वो बोलकर, पढ़कर, पिक्चर रिलीज कर या उसके संदर्भ में वीडियो रिलीज कर, यही 4-5 मानक हो सकते हैं। तो यह मानहानि उस व्यक्ति की वाई की जो प्रतिष्ठा है, मान है, उसकी हानि कहलाएगी। सिंपल सा लॉजिक में ही समझिए,
इतने बड़े आईपीसी 499 में जो शब्द दिए गए हैं उसका 2 शब्दों में अंतर बस यही समझिए, किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के मान प्रतिष्ठा में क्षति को मानहानि कहा जाता है। नोट याद रखिएगा, अपवाद स्वरूप धारा 499 के अनुसार सत्य की बात का लांछन जिसका लगाया जाना या प्रकाशित किया जाना लोक कल्याण के लिए अपेक्षित है। अगर कोई व्यक्ति ठोस सबूतों के साथ किसी व्यक्ति विशेष पर एक्स व्यक्ति वाई व्यक्ति पर किसी एक्स व्यक्ति ठोस सबूतों के साथ किसी व्यक्ति वाई व्यक्ति पर कोई लांछन लगाता, वो सत्य साबित हो जाता है और उसका उद्देश्य क्या होता है, लोक कल्याण होता है। लोक कल्याण एक्स व्यक्ति का क्या होता है, उस मुद्दे को उभारना लोक कल्याण रहता है। तो यह अपेक्षित है, यह अपवाद है, इसे याद रखिएगा, 499 के तहत होता है। किसी ऐसे बात का लांछन लगाना जो किसी व्यक्ति के संबंध में सत्य हो, मानहानि नहीं होगा। अगर एक्स व्यक्ति लगा रहा है लांछन वाई व्यक्ति पर और वो सत्य है, उसके आंकड़े सत्य हैं, तथ्य सत्य हैं, तो भी वह मानहानि नहीं माना जाएगा उस व्यक्ति पर। उस पर वाई व्यक्ति पर सज़ा जो भी होगा, उस जो भी आप अपराध किए हैं, मान लीजिए भ्रष्टाचार किए तो भ्रष्टाचार के संदर्भ में आपका आरोप तय होगा, या कोई प्रकार का आपराधिक कृत्य किए हैं तो उसके संदर्भ में भी आपको दंड का प्रावधान किया जाएगा। अब मानवाधिकार के संदर्भ में जो मानहानि के संदर्भ में जो दंड का प्रावधान किया है उसे जानने की जरूरत है। तो आईपीसी की धारा 500 के अंतर्गत मानहानि के लिए 2 वर्ष तक का साधारण कारावास, जुर्माने या दोनों में एक साथ लगाने का प्रावधान। अभी मैंने क्या कहा, आपराधिक जो मानहानि होगा उसमें आर्थिक दंड भी होगा और कारावास की भी सजा। तो आर्थिक दंड जो भी निर्धारित करेगा कोर्ट, और साथ ही साथ अधिकतम 2 वर्ष का साधारण कारावास है। तो यहाँ ध्यान रखने के लिए योग्य बात है, यहाँ पर कठोर कारावास की बात नहीं की गई, साधारण कारावास की बात की गई है। तो यहाँ पर ध्यान रखने योग्य दंड का प्रावधान भी आपराधिक जो मानहानि होगा उसके संदर्भ में किया गया है। अब सर्वोच्च न्यायालय इस पर क्या राय रखता है, क्या निर्देश दिया है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2014 में सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के नेता हैं उनके द्वारा बनाम भारत संघवाद में एक आपराधिक मानहानि कानून को संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया है, अर्थात जो ऑफेंस लगाए जाते हैं वो उनकी अवैधता के संदर्भ में 2014 में सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो धारा 499 है वो संवैधानिक है और वो न्याय योग्य है, इसलिए इसकी वैधता रहेगी, क्योंकि यह व्यक्ति की प्रतिष्ठा अर्थात 21 से संदर्भित है को इंगित करता है, इसलिए महत्वपूर्ण। देखिए कितना विस्तृत न्यूज़, कौन टॉपिक किस न्यूज़ को कवर कर रहा है, किस टॉपिक को कवर कर रहा है, आपको समझने की ज़रूरत है। साथ ही साथ देखिए भारतीय दंड संहिता जो आईपीसी क्या है यह आप लोग जान लीजिए। भारतीय दंड संहिता भारतीय दंड विधान या उर्दू में ताज इजारत हिंद भी जिसे कहा जाता है को वर्ष 1860 में निर्मित किया गया था। और आईपीसी की कुल मिलाकर 511 धाराएँ हैं या सेक्शन है जो 23 चैप्टर या अध्यायों में बटा हुआ है। वर्ष 1934 में प्रथम विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे फर्स्ट लॉ कमीशन के चेयरपर्सन लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में आईपीसी के ड्राफ्ट तैयार किए गए थे। तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में आईपीसी के ड्राफ्ट तैयार किए गए और जो 6 अक्टूबर 1860 में यह कानून संसद में पास हुआ। वर्ष 1862 में पूरी तरह यह लागू कर दिया गया और तब से आईपीसी धारा प्रचलित है। और आज़ादी के बाद कुछ संशोधन इसमें किए गए हैं और हाल ही में आपको जो हमारे जो गृह मंत्री हैं उनके द्वारा आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम में भी संशोधन की बात की जा रही है। तो देखिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कैसे बनता है और मेंस इंटरव्यू में यह प्रश्न कैसे बनेगा आप इससे समझ सकते हैं। ये बार बार न्यूज में रहा है तो प्रश्न यहाँ से ज़रूर पूछे जाएंगे। पीटी में यहाँ से प्रश्न जरूर होना चाहिए और मेंस में इसके कोऑर्डिनेटेड पार्ट को प्रश्न पूछेगा कि इसका संशोधन क्यों आवश्यक है और विकसित राष्ट्र में आईपीसी में संशोधन कितना मायने रखता है या सीआरपीसी में अर्थात साक्ष्य अधिनियम में। तो यह भी न्याय व्यवस्था में कितना मायने रखता है, इससे रिलेटेड प्रश्न आपको किया जा सकता है। मॉडल प्रश्न आप लोग प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए ताकि आप में इंटरनल मोटिवेशन आए और एग्ज़ाम जब आपका मेंस हो, अगला मेंस जब 23 के लिए, क्योंकि 22 वाले तो सभी लोग तैयार होंगे,
23 या 24 में जिनका मेंस है वो अभी से ही रेडी रहिए आने वाले समय के लिए, ताकि आप किसी भी हेजिटेशन के बिना अपने आंसर राइटिंग को कम से कम 150-200 शब्दों में किसी टॉपिक को लिखने की स्थिति में रहें। और जो 15 से 17 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन होते हैं यूपीएससी में, वो आपको उस दिशा में आप काम कर सके तो महत्वपूर्ण है। आप लोग ज़रूर तैयारी कीजिए और इसके लिए आप लोग दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस पेपर का जो टेलीग्राम है वहाँ सेंड कर सकते हैं। तो संविधान का अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्ति की प्रतिष्ठा का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार है। इसके तहत आपराधिक मानहानि की मौलिकता किस रूप में जांची जा सकती है? तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। 21 के संदर्भ में मानहानि की मौलिकता जो है कैसे जांची जा सकती है, स्पष्ट करना, इस संदर्भ में आपको आंसर लिखना है। तो आप लोग ज़रूर प्रयास कीजिए ताकि और भी चीज़ों को आप लोग स्पष्ट कर सकें। चलिए नेक्स्ट हम लोग फटाफट अब चर्चा करेंगे। अब ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, हालांकि आज आर्टिकल में आप लोगों को कुछ नहीं पढ़ना है, उस पर कुछ विशेष नहीं है। देखिए पीटी ओरिएंट है, यमुना प्राधिकरण में बनेगा सेमीकंडक्टर। तो यूपी सरकार के द्वारा यह प्रयास जो किया गया है 10 सेक्टर 10 में सेमीकंडक्टर डिवाइस क्लस्टर विकसित किया जाएगा और इसका उपयोग देश में इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों को गति देने के लिए सेमीकंडक्टर डिवाइस क्लस्टर उत्प्रेरक का कार्य करेगा। और इसका देखिए पीएलआई योजना हुआ था, उसमें भी सेमीकंडक्टर क्लस्टर जो उपयोग था, तो उसके लिए काम सेमी जो कंडक्टर क्षेत्र है उसके लिए पीएलआई योजना के तहत प्रोत्साहन दिया गया था। तो इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इससे रिलेटेड जो यूज है इसको पीटी ओरिएंट यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। सेमीकंडक्टर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, गाड़ियाँ, माइक्रोवेव ओवन जैसे उपकरणों में, जैसे उपकरण को नियंत्रित और मेमोरी में संबंधित कार्य के लिए संचालित किया जाता है। तो यह जो अभी भी हम लोग चीन से इसको आयातित करते हैं, ताइवान से आयातित करते हैं, तो यह भी निर्भरता कम होगी। तो इसके लिए यह महत्वपूर्ण है। तो आपको पीटी ओरिएंट यहाँ से प्रश्न किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, देखिए नेक्स्ट नीचे आइए। तब तक चैनल को जरूर शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि चीज़ें स्पष्ट हो। देखिए कल केसीआर जो थे, चंद्रशेखर राव, तेलंगाना का जो मुख्यमंत्री, वो बिहार कल आते हैं और कुछ राजनीतिक पार्टियों द्वारा जो अगला चुनाव लोकसभा चुनाव हो उसके लिए रणनीति तय की जाती है। वहाँ पर नीतीश कुमार जी के द्वारा यह बोला गया है कि हम थर्ड फ्रंट नहीं बल्कि मेन फ्रंट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। नीतीश ने कहा कि केंद्र सरकार के कोई काम नहीं कर रही, सिर्फ प्रचार में लगी रहती है। तो ये तो राजनीतिक रूप से जो प्रभावित क्षेत्र है उसके तहत आएगा, पर यहाँ आपको यहाँ से रिलेटेड प्रश्न कहीं नहीं पूछेगा। बस आपको यहाँ पर अवेयर रहना है पॉलिटिकल व्यू के संदर्भ में। किस रूप से कि आपको संघवाद में यह प्रश्न पूछा जा सकता है संसदीय शासन व्यवस्था में कि क्षेत्रीय पार्टियां किस रूप से लोकतंत्र को प्रभावी बनाती है या उसको अप्रभावी करती है। यहाँ से प्रश्न क्रिएट किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, इस टॉपिक को कवर करके ये प्रश्न क्रिएट किया जा सकता है। तो इस पर कभी अगर विशेष चर्चा कभी न्यूज़ में होगा तो हम लोग कभी चर्चा जरूर करेंगे। विस्तृत टॉपिक यह भी है, कम से कम 30 से 35 मिनट इस पर सभी डायग्राम पर चर्चा होगा तो ये टॉपिक कवर होगा। तो ये महत्वपूर्ण है, इस पर हम लोग कभी विशेष चर्चा करेंगे। देखिए कल जो आपराधिक जो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसके द्वारा कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। तो इस आंकड़े को आप लोग ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। हत्या के मामले में, अपहरण के मामले में, महिलाओं के अपराध के श्रेणी के मामले में, साइबर क्राइम के श्रेणी के मामले में कल जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड है ब्यूरो उनके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। यह आंकड़ा 1 वर्ष तक आप लोगों को काम देगा। तो इससे रिलेटेड सारे आंकड़ों का आप लोग कवर कीजिएगा, जिसमें आपको पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्तर पर इसका उपयोग आप लोग कर सकते हैं युक्त रूप से, जैसे आप लोगों की आवश्यकता होगी उस संदर्भ में। इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जिस पर हम लोग बात करेंगे। एक रिपोर्ट हाल ही में आया था, उसको हम लोग उसकी बात करेंगे। उससे पहले आपराधिक जो ब्यूरो है, अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, 14 मार्च 2022 को इसने अपना 37वां अपना स्थापना दिवस मनाया। हाल ही में यह स्थापना दिवस मनाया है 14 मार्च को। तो यह इस वर्ष पीटी का प्रश्न क्रिएट किया जा सकता है।
पीसीएस में या यूपीएससी के ऑप्शन में दे सकता है कहीं भी। साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वर्ष 1986 में इस उद्देश्य से की गई इसकी स्थापना कि भारतीय पुलिस में कानून व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने, पुलिस तंत्र को सूचना प्रौद्योगिकी समाधान और आपराधिक गुप्त सूचनाएं को समर्थ बनाने के लिए उपयोगी रूप से कार्य करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि कोऑर्डिनेशन का वर्क करेगा। नोट याद रखिएगा कि राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो, राष्ट्रीय पुलिस आयोग जो गठित की गई थी 1977 से 81 जो था उसका कार्यकाल, उसने गृह मंत्रालय कार्यबल की एक रिपोर्ट 1985 में आता के सिफारिश के आधार पर इसकी स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी। तो यह पीटी प्रश्न आपको यूपीएससी में पूछा जा चुका है इसकी स्थापना के संदर्भ में। साथ ही साथ पीसीएस में भी, अब कई पीसीएसओ में आपको प्रश्न यहाँ से क्रिएट किया गया है। कार्य क्या करता है यह सबसे इम्पोर्टेंट है और क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर मैं क्यों चर्चा कर रहा हूँ ये आगे आपको समझ में आएगा कि यह यौन अपराधियों के राष्ट्रीय डेटाबेस को तैयार करता है, बनाता है। नेशनल डेटाबेस ऑन सेक्सुअल जो ऑफेंडर्स है NDSO को बनाए रखने और इन्हें नियमित रूप से अपडेट रखने और राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा करने का कार्य सौंपा गया है। तो देखिए कितना बड़ा है यौन अपराध। जब भी बलात्कार के मामले होंगे या यौन उत्पीड़न के किसी रूप से प्राकृतिक अप्राकृतिक यौन अपराध होंगे, यह बोर्ड आपको चर्चा में रहेगा और वहाँ से प्रश्न क्रिएट हो सकता है। यह ऑनलाइन साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के तकनीकी और परिचालन कार्यों के प्रबंधन हेतु केंद्रीय नोडल एजेंसी है। तो ध्यान रखिएगा जितने भी साइबर अपराध होते हैं उससे रिलेटेड जितने भी रिपोर्ट होंगे उसके रिपोर्टिंग का पोर्टल या तो केंद्रीय नोडल एजेंसी है। तो साइबर अपराध जब भी घटित होगा तो यह आपको वो जो संस्था है वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, यह आपको चर्चा में रहेगा और प्रश्न वहाँ से क्रिएट होगा। ये क्या करता है, जिसके माध्यम से कोई भी नागरिक बाल अश्लीलता बलात्कार सामूहिक बलात्कार से संबंधित अपराध सबूत रूप से वीडियो क्लिप अपलोड की शिकायत दर्ज करता है तो भी यह मामला आपको देखता है ऑनलाइन साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के तहत। तो यह महत्वपूर्ण है। तो यह भी जो यौन उत्पीड़न से संबंधित मामले हैं जो वीडियो के रूप में क्लिप जो अपलोड कर दिया तो पॉर्न साइटों पर या किसी रूप के व्यक्तिगत हरासमेंट के लिए अपलोड कर दिया था यूट्यूब पर, तो उससे भी रिलेटेड इन चीज़ों को यह कवर करता है। तो यह ध्यान रखने के लिए बात है। अंतर प्रचलित आपराधिक न्याय प्रणाली परियोजना अर्थात इंटर ऑपरेबल जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ICGS, इसे आप लोग याद रखिएगा और इसके सारे डायग्राम जब भी यह चर्चा में होगा ICGS, इसका आप लोग की नोट्स बनाते रहिएगा। अगर कभी आप कहीं न्यूज़ इसे कवर करते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। आने वाले समय में यह एक रोड मैप तैयार करेगा हमारे पुलिस प्रशासन के लिए, न्यायिक व्यवस्था के लिए, आपराधिक श्रेणियों के वर्गीकरण के लिए। मैं जो बात बोल रहा हूँ उसे आप लोग याद रखिएगा। ये आने वाले समय में महत्वपूर्ण परियोजना के रूप में कार्य करेगा न्याय व्यवस्था में। तो क्रियान्वयन की जिम्मेदारी से राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो को ही दिया गया है। तो यह संस्था, ये जो संगठन है बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से काम करेगा। नोट याद रखिएगा ICGS जिसमें आपराधिक न्याय के वितरण के लिए उपयोग की जाने मुख्य IT प्रणाली को एकीकृत करने के लिए या एकीकरण के सक्षम करने के राष्ट्रीय मंच प्रदान करता है। सोच सकते हैं जितने भी आपराधिक न्याय है उसके वितरण उपभोग के लिए एक IT प्रणाली को विकसित कर रहा है यह, और देश में जितने भी राज्य हैं केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर आपराधिक न्याय के संबंधित जो भी आंकड़े होंगे इसी के द्वारा संग्रहित किए जाएंगे आने वाले समय में। इसका वर्जन 2 भी आएगा जो महत्वपूर्ण है, वर्ष 2026 तक इसका लक्ष्य रखा गया। जो ICGS है उसके 5 स्तंभ है, जैसे पुलिस अपराध और अपराधियों को ट्रैकिंग और नेटवर्किंग सिस्टम के माध्यम से जो होता है सिस्टम। फॉरेंसिक लैब, देखिए हाल ही में चर्चा में रहा था फॉरेंसिक लैब के लिए ई-फॉरेंसिक, न्यायालयों के लिए ई-कोर्ट और लोक अभियोजन के लिए ई-अभियोजन अर्थात जो अभियोजन पक्ष होता है, और जेलों के लिए ई-जेल को एकीकृत करने का प्रयास। समझ सकते हैं ICGS में क्यों बोल रहा हूँ। आने वाले समय में आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 2023 जो 24 आपको जो आप लोग UPSC देने वाले कैंडिडेट हैं, PCS देने वाले कैंडिडेट हैं, उनके लिए यह टॉपिक आने वाले समय में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और
आज के बाद से जो मेंस जो एग्ज़ाम होगा इस वर्ष लास्ट दिसंबर तक या जनवरी 23 में जो मेंस होने वाले हैं जुलाई में होंगे, उसमें आपको ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। इस टॉपिक को आप लोग ज़रूर कवर कीजिएगा। तो यह एकीकृत प्रणाली करेगा, जैसे पुलिस को, फॉरेंसिक लैब को, न्यायालय को, अभियोजन पक्ष को और जेलों को। तो देखिए कितने 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं को यह कवर करेगा, उसके विभिन्न डायग्राम को कवर करेगा। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होगा। अब भारत सरकार ने वर्ष 2026 के तक लगभग 3500 करोड़ रुपये से व्यय से ICGS इंटेल जो ऑपरेटर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है के दूसरे चरण का लक्ष्य रखा है। 2026 तक 3500 करोड़ रुपये इस पर खर्च किए जाएंगे, इसको मॉडरेटिंग करने के लिए, एकीकृत करने के लिए। अब महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्रकाशित करता है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। इसका प्रकाशन आप लोग जरूर याद रखिएगा, जिस पर हाल ही में क्राइम इंडिया रिपोर्ट अभी जारी किया गया है। आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या के संदर्भ में कुछ दिन पहले ही मैंने न्यूज़ को कवर किया है दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में। तो आप लोग इसे ज़रूर कवर कीजिएगा। ये दोनों रिपोर्ट हो चुका है। और जेल सांख्यिकी और भारत में गुमशुदा महिला बच्चियों का रिपोर्ट भी यही संस्था राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो यह कभी भी चर्चा में आएगा तो इस पर भी हम लोग कभी चर्चा विशेष कर लेंगे। तो आप लोग कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसे आप इसी संदिग्धता समझ सकते हैं। और जो आने वाले समय है राष्ट्रीय नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का मुद्दों में बने रहने का समय है। तो इससे प्रश्न आपको जरूर तीनों स्तरों पर पूछा जा सकता है। देखिए, हॉर्स ट्रेडिंग के लिए विधायकों को छोड़ दे, बघेल जी का यह बयान आया है। जो झारखंड के मामला में अभी देखने को मिल रहा है कि छत्तीसगढ़ में लोग जाके वहाँ विश्राम कर रहे हैं और कुछ चीज़ें राजनीति से प्रेरित होती हैं, तो कुछ चीज़ें समाचार पत्रों या मीडिया के द्वारा प्रभावित होती है। तो यहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग का संदर्भ में यह बातें की जाती है। इससे संदर्भित न्यूज़ पहले दैनिक जागरण किया जा चुका। हॉर्स ट्रेडिंग क्या होता है आप लोग दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में कवर कीजिएगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, लिस्ट में जो दिया गया है टॉपिक उसे कवर कीजिए। आने वाले समय में सारे टॉपिक वही होंगे और आपको वही रिपीटेड टॉपिक पढ़ना होगा। बस बार बार आपको कुछ चीज़ों को कवर करते रहना, ताकि कंसेंस रूप से न्यूज़ बना रहे, जो कंसेंस माइंड में आपका कि ये न्यूज़ साल भर चला है चर्चा में, तो यहाँ से प्रश्न आएगा। तो हॉर्स ट्रेडिंग यह होता है कि जब कभी ऐसा स्थिति उत्पन्न है जहाँ पर सरकार अल्पमत में आ जाती है, तो विधायकों को खरीदने और खरीद बिक्री वहाँ प्रारंभ हो जाती है। तो वहाँ पर विधायकों की शक्ति प्रदर्शन के आधार पर उनको खरीदा जाता है। किस विधायक का कितना प्रभुत्व है पार्टी में, उसके आधार पर उसको बोली लगाई जाती है। जैसे कभी यूरोपियन कंट्री में हॉर्स बाजार हुआ करता था, और तो हॉर्स दौड़ के लिए, घोड़े के दौड़ के लिए मजबूत घोड़े का ट्रेड किया जाता था, अर्थात जो सबसे मजबूत बलवान होगा उसकी ट्रेडिंग या खरीद बिक्री की जाती थी। उसी संदर्भ में यह टर्मिनोलॉजी यूज होता है। तो भारतीय राजनीति में भी यह कमोवेश आपको इसका असर देखने को मिलता है। तो यह समझने वाली बात है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आप लोग चैनल को जरूर शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। देखिए, एक न्यूज़ पीटी ओरिएंट है, इसे भी आप लोग समझिएगा। चुनाव आयोग में जब भी सुधार आए, आपको ऐसे चुनाव आयोग में जो सुधार किए गए उससे रिलेटेड दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस किया जा चुका है। एक नया चुनाव सुधार आया है, तो उसमें भी आप लोग इसके की नोट्स को ऐड कर लीजिए। ब्लॉकचेन तकनीक के आधार पर अब चुनाव आयोग के जो परीक्षण थे उस पर सफलता प्राप्त की गई है IIT मद्रास के द्वारा। तो पीटी ओरिएंट तो यह पहले प्रश्न पूछा जा सकता है, और मेंस में आप लोगों को यहाँ से चुनाव सुधार से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। तो इस तकनीक को आप लोग ऐड कर सकते हैं। जो पहले के तकनीक डेवलप किए गए हैं, जो सुधार चुनाव आयोग के द्वारा किया गया है, उसके साथ यह भी तकनीक ऐड कर सकते हैं। और यह पहली बार है जब किसी संस्थान द्वारा ब्लॉकचेन प्रणाली के द्वारा चुनाव कराया गया, जो प्रशिक्षण में किया गया। अब ब्लॉकचेन चुनाव प्रणाली की विशेषता क्या होगी? यह एक वेब ऑपरेटिंग तकनीक होगा, यानी वेब पर डिजाइन की गई है। इस तकनीक से डाटा का आदान प्रदान और संरक्षण सबसे सुरक्षित माना जाता है। इसमें हैकिंग की संभावना न के बराबर होता है। बिटकॉइन का उपयोग हो रहा है इस संदर्भ में। साथ ही साथ एक बार सर्वर स्थापित करने में जो खर्च होगा, लेकिन चुनाव में होने वाले खर्च को काफ़ी कम कर दिया हो जाएगा। तो यह इसके बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। तो आप इसे जरूर कवर कीजिएगा और वहाँ पर ऐड कर लीजिएगा अपने टॉपिक में। जो चुनाव सुधार किए गए हैं, आप लोग की नोट्स बनाए होंगे, उसमें बस इस नए नवाचार को ऐड कर लीजिएगा।
ताकि आने वाले समय में जब भी प्रश्न पूछे आपको इससे रिलेटेड। देखिए जीनोम एडिटिंग की बात की गई है, एक नया उपचार आया है, नया परीक्षण हुआ जिसमें सफल हुआ है। भोपाल के भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान जो संस्थान है वो उसमें 5 गुना एडिटिंग के जीनोम जो एडिटिंग उसमें वृद्धि की है, तेज़ वृद्धि एडिटिंग की तेज़ वृद्धि खोज निकाला, रास्ता निकाला, जिसमें जटिल रासायनिक जो कंपाउंड रेस्पाकस है उसका एडिटिंग किया गया उसके माध्यम से। तो ये जीनोम एडिटिंग क्या होता है, यह बहुत ही विस्तृत टॉपिक है, तो इस पर हम लोग कभी वीडियो एक बार कवर करेंगे। और आने वाले समय में जीनोम एडिटिंग भविष्य है स्वास्थ्य का, तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण, इसमें लगभग कम से कम 1 घंटे का वीडियो ज़रूर बनना चाहिए ताकि आप इसके सभी पार्ट को समझ सके, इसका भविष्य क्या है और यूपीएससी क्यों इस पर महत्वपूर्ण जीनोम एडिटिंग से प्रश्न करता है, तो इस पर हम कभी विशेष चर्चा करेंगे। आज बस पीटी ओरिएंट आप लोगों को कवर करना है कि कहाँ से कौन सी संस्था इस पर तेज़ तकनीक विकसित की है और किस प्रोडक्ट का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है, अगर आप लोग चाहें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में के साथ साथ टूरिज़्म, ब्रिज टूरिज़्म विकसित हो रहा है, उसके संदर्भ में चीज़ें दी गई है, तो आप लोग इसे देख सकते हैं। अगर जिज्ञासावश देखना है देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर कहीं यूज़ हो पर्यटन के टॉपिक में, तो आप इस पर्यटन को आप लोग पर्यटन के जो पार्ट है ब्रिज टूरिज़्म उससे भी उपयोग कर सकते हैं। इसके संदर्भ में बहुत सी चीज़ें दी गई है, इस पर विशेष चर्चा करने की जरूरत नहीं, सारे न्यूज़ आप लोग कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको पीटी फैक्ट यहाँ से क्लियर होगा कि जैसे ग्लास स्काई वॉक ब्रिज राजगीर बिहार में है, तो वो कहाँ पर है, बिहार में कहाँ पर, इससे रिलेटेड आपको प्रश्न पूछ सकता है। शीशे का गिलास जो है ब्रिज है वो लगभग 250 फीट है, और वो क्या है रोज़ पर्यटकों को लगभग वर्णन करता है। इसके संदर्भ में आपको राजगीर में है, बिहार के राजगीर में, तो यह प्रश्न आपको करेगा। इसी तरह बंद्रा वर्ली सी कहाँ पर है, तो मुंबई में, पीटी प्रश्न यहाँ से क्रिएट हो सकते हैं। सबसे लंबा सिंगल लेन सेतु पर्यटन बना रहा है डोबरा चांडी हेतु बिहार डेहरी उत्तराखंड, डेहरी जो उत्तराखंड में है, डेहरी ऑन सोन पटना नहीं समझ लीजिएगा, डेहरी उत्तराखंड में जो सबसे लंबी सिंगल लेन सेतु। साथ ही साथ एफिल टावर से भी ऊंचा जो रेल चुनाव पर रेल जो सेतु बना है वो भी यह पर्यटन का केंद्र रहेगा। तो यह भी इस प्रकार के पीटी ओरिएंट आप लोग न्यूज़ कवर कर सकते हैं कि कौन सा ब्रिज कहाँ पर है, क्योंकि यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है। इसी के लिए आप लोग ध्यान में रखिएगा, न्यूज़ को कॉन्शियस रूप से देखिए कौन सा न्यूज़ कहाँ से क्रिएट हो सकता है। देखिए आज वैसे आपको ये नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, इस पर बहुत बार पहले टॉपिक की जा चुकी है। तो मोह भंग में बिखरती कांग्रेस, तो आपको इससे रिलेटेड कभी भी प्रश्न नहीं क्रिएट किया जाएगा। अगर रहता परिवारवाद के संदर्भ में राजनीतिक विरासत किस रूप से प्रभावित हो रही थी, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते थे। नेक्स्ट है, आप लोग को नीचे आ जाना है, 1-2 चीज़ें कवर है, उसके साथ आज का दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस समाप्त होगा। देखिए जो सोवियत संघ के आखिरी नेता मिखाइल गोर्बाचोव थे, नहीं रहे, कल उनका देहांत हो गया। यह सोवियत संघ था उसके संदर्भ में कुछ निर्णय लिए शीत युद्ध के दौरान, तो इनका कभी आलोचना भी होता है, विश्व में इसकी प्रशंसा होती है, क्योंकि यह उस समय के शीत युद्ध में जो विश्व 2 ध्रुवों में बंट रहा था उसका विराम लग गया, नहीं तो पुनः कभी कालांतर में तृतीय विश्व युद्ध होने की संभावना बनी रहती। तो यह महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और आपको इनके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर एग्ज़ाम में पूछता है तो आप लोग इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, या इंटरव्यू में इससे रिलेटेड कुछ अनायास आपसे प्रश्न किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति पद 1992 में इनके द्वारा छोड़ा गया। उनके द्वारा रूस, यूरोप और दुनिया की ज़रूरत थी, जो उन्होंने सुधार किए। और इन सुधारों में क्या था, इन सुधारों के तहत उनको नोबेल पुरस्कार, कई पुरस्कार सहित कई पुरस्कार इनको दिया गया। लेकिन देश में इन्होंने आलोचना झेली, और सोवियत, उनका मानना है रूस के लोगों का कि सोवियत संघ को महाशक्ति का गौरव खत्म करने में इनकी जिम्मेवारी है। और इसी संदर्भ में जब अगला बार वो चुनाव लड़ते हैं 96 में, मात्र 1% लोग उन्हें वोट देते हैं। सोच के देखिए, उससे पहले वो बहुमत की सरकार बनाए हुए थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है यह। इसके संदर्भ में आप लोगों को नोबेल पुरस्कार इनको दिया जा चुका है। तो आपको इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, और इनके बारे में गूगल पर सर्च कीजिएगा, बहुत सी चीज़ें आपको इनके बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो इन चीज़ को ज़रूर कवर करना है, तो आपको, ताकि आप इन चीज़ों को न्यूज़ ओरिएंट कर सके। साथ ही साथ देखिए एक न्यूज़ नीचे होगा जिससे मैं अंडरलाइन किया था उसे, हाँ देखिए,
कनाडा में ब्रम्बांटन में शहर में 3.7 एकड़ में आकार लेगा गीता पार्क का उद्घाटन किया जाएगा कनाडा में। यह पीटी फैक्ट है, प्रश्न यहाँ से क्रिएट किया जाता है। पीसीएस में किया जा सकता है या वनडे एग्ज़ाम जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं वहाँ से प्रश्न आपको क्रिएट किया जाए। साथ ही साथ गीता महोत्सव ओटावा में, कनाडा के ओटावा में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो प्रश्न यहाँ से उभरते हैं पीटी ओरिएंट, तो आप लोग इसे ज़रूर कवर कीजिएगा ताकि और भी चीज़ें, भारत में भले गीता को उतना उद्देश्य नहीं दिया जाता, भगवत गीता को बहुत से लोग, इस बुद्धिजीवी वर्ग इस पर विरोध प्रतिरोध करते हैं, तो विश्व में इसकी ख्याति अलग है, लोग अलग तरीके से इनको मनाते हैं गीत महोत्सव को, तो उसको देखने वाली चीज़ है। तो आज के न्यूज़ में इतना ही। नेक्स्ट कल हम फिर आप लोगों के सामने आएंगे नए न्यूज़ के साथ, नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूँ आप जो भी टॉपिक कवर करें उसका की नोट जरूर बना रहे। कोई भी दिक्कत हो तो दैनिक जागरण न्यूज़ एनालिसिस टेलीग्राम चैनल पर अपने नोट्स को शेयर कीजिएगा। उस पर अगर कुछ इशू आ रहा हो मैं एडिट करके आप लोगों को बता दूँ कहाँ सुधार की संभावना है, तो आप लोग ज़रूर उपयोग कीजिए उस ओपन प्लेटफॉर्म का। साथ ही साथ ज़रूर इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितने हमारे कलीग हैं, मित्र हैं, दोस्त, अपने कम से कम दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और बेहतर तरीके से न्यूज़ को कवर किया जा रहा है, तो आप लोग ज़रूर हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी युक्ति है इसका ऐप है, डाउनलोड ज़रूर कर सकते हैं आप लोग, और उस पर बहुत सी सुविधाएँ, फ्री सुविधाएँ दी जा रही है, उसका लाभ ले सकते हैं। और तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डेट के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।